Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So today we have come up with a new chapter, the Supreme Court. Actually, why I've written Indian Judiciary. In this series, we will complete Supreme Court, High Court and tribunals, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, सब अपन एक ही उसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वैसे हम लोग भी एज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल्स, फिर बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो एक साथ। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द सुप्रीम कोर्ट, गाइस, सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट we have taken from the Government of India Act 1935. We have a single integrated judiciary. Single integrated judiciary means that our Supreme Court enforce both central laws as well as the state laws. Now, Indian judiciary is very different from the American judiciary because in America you see that the federal laws are, taken by the federal courts और जो state laws हैं उनको जो state court implement करवाती है। Got my point? But हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हायर कोर्ट है, उसी के नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में नीचे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। बट जुडिशरी जो है दैट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब वो कैसे है वी विल सी। नाउ स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड judicial system with the Supreme Court at the top and High Court below it. I've already told you. Below the High Court, there is a hierarchy of subordinate courts, and the single system of courts was adopted from the Government of India Act 1935. So tomorrow examiner can ask you in the prelims form that from where does we have taken the Supreme Court. Option A, they would ask you from the USA Constitution. Option they can ask you from the Britain. Option C, they can ask you 1935 Government of India Act. And option D, they can ask you suppose Germany. Then the correct answer would be Government of India Act 1935. ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ये आपको फैक्चुअल फॉर्म में, बाकी फॉर्म यूपीएससी में तो खैर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे फैक्चुअल, बट स्टेट सर्विसेज में या बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब उनका इनॉग्रेशन डे था रिसेंटली। ठीक है। द सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विच एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। जो केंद्र के कानून हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है इंप्लीमेंट करवाता है, इन्फोर्स करवाता है, और जो स्टेट लॉज होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट करवाता है। यूएस में मैंने आपको बताया, यूएस का जो सिस्टम है वहां पे क्या है, जो फेडरल लॉज होंगे उनके लिए इन्फोर्स करवाने के लिए फेडरल कोर्ट है, स्टेट लॉज होगी उनको इन्फोर्स करवाने के लिए वहां पे स्टेट कोर्ट्स हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट में आता है, आपको ये चीज याद रखनी है। और इसमें आर्टिकल होते हैं 124 टू 147। अभी अपन वो आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें से ज्यादा समझने का कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया के अंदर जुडिशरी कैसी है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ, 28 जनवरी 1950। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन, पार्ट 5th में, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। ठीक है। और पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है टू रेगुलेट द जुडिक्शन ऑफ द एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसके पास अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन को बढ़ाना, पावर्स को या प्रोसीजर को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है इन द प्रोसेस ऑफ वाइल दे आर गिविंग जजमेंट, वाइल दे आर हायरिंग द जजेस, वो आपको मैं बताऊंगा कोलिजियन सिस्टम वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो
जो जुरिडिक्शन बढ़ाना है कि कितने पावर्स होंगे, ये सारी चीजें रेगुलेट करती है पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये आपको डायग्राम समझने के लिए एपेक्स कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हो आप, और जो नीचे कोर्ट हो गई फैमिली कोर्ट वगैरह। ठीक है, फैमिली कोर्ट हो गया, तो ये सारी जो है ये जिसको अपन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। ये आप डायग्राम भी एग्जाम में बना के आ सकते हो। ठीक है, इट शोज दैट इंडियन जुडिशरी इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसके बाद हम देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु इज द फाइनल interpreter of the constitution and the laws, that is called Supreme Court. And the court is also known as the guardian and protector of the fundamental rights. Who protect and who guard our fundamental rights? The answer would be Supreme Court. Pehla, that Supreme Court is the final interpreter of the constitution and law. Second, that the Supreme Court is the guardian and protector of our fundamental rights. ये याद रखना है। फिर उसके बाद में द कोर्ट इज नॉट ओनली द सेंटिनल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो ए बैलेंसिंग व्हील बिटवीन द राइट्स एंड द इल कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि गवर्नमेंट कहीं कोई जो है एक्सेसिव, मतलब जैसे आपको मालूम है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इंडिया के अंदर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियरी अलग फंक्शन करती है इंडिपेंडेंटली, एग्जीक्यूटिव अलग फंक्शन करता है, और जो है लेजिस्लेचर अपना अलग फंक्शन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन नहीं हो, या लेजिस्लेचर या जो एग्जीक्यूटिव है वो कहीं इल कंट्रोल नहीं कर रही हो स्टेट को, तो उसको भी ये सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। नॉट ओनली Supreme Court is the guarantor and the protector of your fundamental rights, but it is the final interpreter of the constitution and the laws. And also Supreme Court, work as a balancing wheel between the rights and ill control. You can mention all these points in your answer. Got my point? After that, Constitution of Supreme Court from Article 124 Clause 1. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice and of India until the Parliament by law prescribe a larger number not more than 7 and other judges. ठीक है, ये आर्टिकल 24 सब क्लॉज में था। एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। जब संविधान बना था और जब ये सुप्रीम कोर्ट लागू किया गया था उस वक्त सिर्फ एक चीफ जस्टिस था हमारा और 7 अदर जजेस थे। ठीक है, आज कितने हैं? कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा या मैं आगे बताऊं? किसी को अगर मालूम हो तो just write in the comment section that at present what is the strength of the Supreme Court including Chief Justice of India, right? The Parliament is empowered to prescribe by the law and the large number of other judges. In the lieu of this power, Parliament enacted the Supreme Court Number of Judges Act 1956 increasing the number of। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1956 में जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो स्ट्रेंथ थी उसको इंक्रीज किया। ठीक है, इसका मतलब एक साफ चीज हो गई। इससे एक चीज पता चलती है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ जज। जज कैसे अपॉइंट होता है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by the warrant executed under his hand and seal after the consultation with such judges of Supreme Court and High Courts of the state as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until attains the age of 65। कहने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है, नॉट नॉमिनेट, अपॉइंट करता है बाय द कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, और बाय द कंसल्टेशन ऑफ द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। चीफ जस्टिस के अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस से पूछेगा और चीफ जस्टिस एक कोलेजियम सिस्टम से पूछते हैं और फिर वो नाम रिकमेंड करते हैं सरकार को। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है एज लिमिट क्या होती है, कब तक वो जज रह सकते हैं? दैट इज
until they attain 65. 65 is the maximum age for a Supreme Court judge. ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम. अभी जो मैं बात कर रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम कि भाई जो जजेस हैं वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं और फिर सरकार को जो है फाइल बना के भेजते हैं कि सर जो है हम लोग इसको जो है जज बनाना चाहते हैं, और उसमें फिर जो है प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ती है. दे कैन नॉट डिनाई दैट. तो वो ये इवोल्यूशन जो है, व्हाट इज एक्चुअली द कॉलेजियम सिस्टम, ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, वी विल डिस्कस. इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम स्टार्टेड विद द फर्स्ट जज केस जिसको कहते हैं एसपी गुप्ता केस. उसमें हुआ क्या था बेसिकली, द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द टू मेजर पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ दिस केस when asked the Supreme Court of India whether the word consultation is in the Constitution, Article 124, mean the concurrence. The Supreme Court overruled this and denied, saying that consultation does not mean the concurrence. Supreme Court SP गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 है जिसके अंदर ये लिखा है कि जज को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन होनी चाहिए, तो क्या इस कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है. बट सुप्रीम कोर्ट ने इस एसपी गुप्ता केस के अंदर इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और उसने कह दिया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट में द प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इससे हुआ क्या कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई कि प्रेसिडेंट ने वाज नॉट बाउंड, मतलब प्रेसिडेंट जो कोलिजियम सिस्टम जो जजेस, मान लीजिए चीफ जस्टिस जो फाइल भेजेगा कि इस जज को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉट बाइंड बाय द डिसीजन ऑफ द जजेस, वो चेंज भी कर सकता है. ठीक है. Another important point in the discussion in this case was the part where the Supreme Court decided that the High Court judge can be transferred to any court of a state even against his will. Second SP गुप्ता केस में, जिसको फर्स्ट जज केस में बोला जाता है, इसमें एक सेकंड पॉइंट ये भी था. इसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट हिज विल. अगर वो जज नहीं भी चाहे तो भी उसको जो है हाई कोर्ट के जज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये पावर थी. राइट. उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जज केस. सेकंड जज केस में क्या हुआ, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर वर्डिक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जो एसपी गुप्ता केस में ये बोला था कि आर्टिकल 124 में जो कंसल्टेशन का मतलब है वो कंकरेंस नहीं है, ये बोला था एसपी गुप्ता केस में. इस सेकंड जज केस में क्या हुआ, that in this case the Supreme Court overruled its earlier verdict and changed the meaning of consultation to the concurrence, thus binding the President of India with the consultation of the Chief Justice of India. This resulted the birth of the collegium system. यानी कि सेकंड जज केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के सेकंड जज केस के अंदर ये वर्ड जो आज आप सुनते हो कि कोलेजियम सिस्टम, इस कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए आपको याद होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी मोदी सरकार. ठीक है. फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्ट्रक डाउन कर दिया. ये बोला कि भाई जो है ये हमारे जुडिशरी की ये इंडिपेंडेंस को खतरा है. हम लोग जो है जजेस सेलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं कोलेजियम सिस्टम से ही. तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, यहां से इसकी कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई सेकंड जज केस से, कि अब जो है प्रेसिडेंट वो बाउंड होगा, जो नाम चीफ जस्टिस भेजेगा उससे बाउंड होगा. अब कोलेजियम सिस्टम बेसिकली है क्या, दैट इज अ ग्रुप कोलेजियम सिस्टम जहां पे ग्रुप ऑफ जजेस होंगे, वो डिसाइड करके चीफ जस्टिस के साथ मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट या किसको ट्रांसफर करना है कहां पे. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द कोलेजियम सिस्टम. फिर उसके बाद हम देखते हैं 1998 में थर्ड जज केस हुआ, दैट द प्रेसिडेंट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज इशूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द आर्टिकल 124, 217 एंड आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द चीफ जस्टिस वॉन्ट बी द ओनली एज द पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस. चीफ जस्टिस अकेला जो है वो कंसल्टेशन का पार्ट नहीं रहेगा, एंड द कंसल्टेशन वुड इंक्लूड कोलिजियम ऑफ द 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो कोलेजियम सिस्टम में कौन होगा, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होगा,
4 सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कोलेजियम सिस्टम का पार्ट होंगे। थर्ड जज केस में ये हो गया था 1998 में। तो आज का जो मौजूदा कंसल्टेशन जिसको कोलेजियम सिस्टम बोलते हो आप, उसमें चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं जो कि पार्ट है कोलेजियम सिस्टम का, और यही रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कोलेजियम। ठीक है। even if two or the judges are against the opinion, CGI will not recommend it to the government। मतलब अगर 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से अगर 2 जजेस खिलाफ हैं उस अपॉइंटमेंट के लिए, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको सरकार के पास रिकमेंडेशन के लिए उस जज का नाम नहीं भेजेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है कोलेजियम सिस्टम का, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज कौन करता है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं को कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो आप क्या बोलोगे? कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट कौन करता है हाई कोर्ट के जजेस का? 2 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस का कौन करता है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद द जजेस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन द कंसर्न। मान लीजिए एग्जांपल, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भेजना है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो अब इस प्रोसेस, इस ट्रांसफर में कौन कौन हिस्सेदारी लेगा? एक तो 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कोलिजियम का पार्ट है, प्लस दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होगा। गॉट माई पॉइंट? दिस इज हाउ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर ट्रांसफर्ड। गॉट माई पॉइंट? नाउ द कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द जजेस सेलेक्टिंग जजेस। कोलिजियम सिस्टम का मतलब ये होता है व्हेन द जजेस सेलेक्टिंग द जजेस। मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन सेलेक्ट करता है? 4 सीनियर मोस्ट। हाई कोर्ट को कौन जजेस को सेलेक्ट करता है? 2 सीनियर मोस्ट जजेस। फिर ट्रांसफर कौन करता है? 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस कंसर्न हाई कोर्ट के जस्टिसेस। ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम का मतलब ही होता है व्हेन जजेस आर सेलेक्टिंग द जजेस। ठीक है, by which the judges are appointed and transferred by the judges, and the system evolved by the mean of judgment of the Supreme Court, not by the act of parliament or by the constitutional provision. Got my point? The system has evolved by the means of the judgment of the Supreme Court, जिसमें मैंने आपको बोला था ना थर्ड जज केस, जिसके बाद में प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं होता है और ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है जज की? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी कि कौन व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? पहली बात तो ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव बीन द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years। पहला, एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ 5 year, और ही शुड हैव बीन द एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वो एडवोकेट होना चाहिए। फिर थर्ड, ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा, वो राष्ट्रपति की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होनी चाहिए जो कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, जिसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं कानून का। ठीक है, ये 3 अगर कंडीशन है आपके पास, तो दैट यू आर क्वालिफाइड टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज। पहला, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही शुड बी द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, और ही शुड बी एन advocate in the high court for the 10 years. Third, he should be distinguished jurist in the opinion of the president. Next, oath कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? It is administered by the president of India or some person appointed by him for the purpose. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट।
चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर टेन्योर क्या होता है जजेस का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। टेन्योर होता है 65 ईयर्स तक का। ही होल्ड्स द ऑफिस अंटिल द अटेन्स द एज ऑफ 65। एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू हिज एज विल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ये जो है कि 65 साल में होंगे कि 70 साल में, ये जजेस के हाथ में पावर नहीं है, ये पावर पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर सकती है कि एक जज कितने साल तक के लिए जो है दैट ही कुड बी अ जज। तो प्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैन बी जज टिल द 65 ईयर्स। ठीक है, और ये अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इसको रिजाइन करना होगा तो वो चीफ जस्टिस को नहीं भेजेगा। ऑप्शन अगर ये आए एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप निकाल भी सकते हो, डायरेक्टली नहीं, उसके लिए आपको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम आज तक वैसे अभी तक के भारत के इतिहास में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, बिकॉज उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल प्रोसेस है। ठीक है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप जो है वो हटा सकते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में इस मोशन को पास करने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 एमपीज लिख के दें और राज्यसभा में 50 एमपीज अगर लिख के देते हैं तब इस मोशन पे डिस्कशन होता है। ठीक है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। सैलरीज एंड एमोलमेंट्स ऑफ जजेस कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आर्टिकल 360 लगा होता है उस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के साथ कुछ रोकना हो तो रोक सकते हैं या कुछ चेंजेस करना हो कर सकते हो। एक्सेप्ट दैट पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है कि अगर एक बार एक जज अपॉइंट हो गया तो उसके बाद में आप उसकी किसी भी मिलने वाली सुविधाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 126 अपन डिस्कस करते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी हैविंग अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर, वही सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद ओथ इनको भी प्रेसिडेंट दिलवाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हमारे आज के मौजूद हैं दैट सेम थिंग। फिर टेन्योर ऑफ जज वी हैव ऑलरेडी, सैलरीज। नाउ वेयर इज द सीट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट? देखो, दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर अदर सिटीज एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट कंटेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में मौजूद है। इसकी जो सीट जिसको कहते हैं पीठाधीश, जो कहां पे है? दैट इज इन दिल्ली। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रायर परमिशन लेके प्रेसिडेंट की, इस सीट को अपन कल को कहीं और भी, अगर मान लीजिए कल को जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके, जो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, कल को बॉम्बे में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। गॉट माई पॉइंट? और ये कौन से में आता है? आर्टिकल में, आर्टिकल 130 में। मैंने बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है, और ये जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 130। फिर उसके बाद एडहॉक जज कौन होते हैं? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम द सीजीआई कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब अगर कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जितने होने चाहिए, जब उतने सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो ताकि रेगुलर फंक्शनिंग हो पाए, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। इसको बोलते हैं एडहॉक जज। समझ में आया? सच अ स्टेप कैन बी टेकन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो स्टेप है ये आप राष्ट्रपति की प्रायर आपको परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद आप कर सकते हैं। एंड कंसल्टेशन विद द सीजी ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट से आप वो जज ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए, क्योंकि आपके पास कोरम नहीं है, जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, तब आपको एक तो प्रायर परमिशन लेनी है प्रेसिडेंट की, और उसके बाद जिस हाई कोर्ट से आप उस जज को ले रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस की आपके पास परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी जज को, हाई कोर्ट को आप
एज ए एडहॉक जज बना सकते हैं। वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी द न्यूली अपॉइंटेड जज रिसीव द सैलरी, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही एडहॉक जज अपॉइंट हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट जज, सारी जो सुविधाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को, सैलरीज, पावर, प्रिविलेज जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं एज इट इज इसको मिलते हैं, उसमें कोई कम नहीं होते हैं क्योंकि उसको हाई कोर्ट से उठाया। तो एडहॉक जज को भी सेम सैलरी, सेम पावर, सेम प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर जब वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटायर्ड जजेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और ए रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। मान लीजिए फिर से कोई कोरम नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो गई है या केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, सीजीआई को लगे कि यार जजेस को मुझे अपॉइंटमेंट करना चाहिए, तब उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को टेम्परेरी पीरियड के लिए जज अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इस स्टेप को भी आफ्टर गेटिंग कंसर्न फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, इसको भी आप तभी कर सकते हो या आपको राष्ट्रपति परमिशन दे और उसके अलावा जो कंसर्न जज है जब वो आपको अपॉइंट होने की आपके लिए एग्री करे, और जो भी अपॉइंटेड जज होगा सेम एज इट इज उसको भी सेम सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है वो सारी मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे कि हमारा, जैसे अपन बात कर रहे थे कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। तो इंटीग्रेटेड का तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल लॉज हैं या स्टेट लॉज हैं उनको सबको इंप्लीमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट। फिर अब इंडिपेंडेंट कैसे है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसकी हम जो है डिस्कस करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आदमी इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उसके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि यार मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है भाई, मैं आज अपॉइंट हुआ हूं, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सो वंस एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार अपॉइंट हो गया, उसके बाद में वंस एन अपॉइंटेड जज cannot be removed from the office except by an order of the president, that too on the ground of proven misbehavior incapacity from article 124 to 217 उसमें लिखा हुआ है ये। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेस आर फिक्स्ड, सैलरीज और जो अलाउंसेज हैं वो सब फिक्स्ड हैं, ठीक है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर। सैलरीज इनकी जो चार्ज होती है सुप्रीम कोर्ट की, जजेस की, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना तो आसान है लेकिन इम्पीच करना आसान नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि इम्पीचमेंट के लिए मैंने आपको बताया ना कितना जटिल प्रोसेस से इनको होके गुजरना पड़ता है, और आज तक के अभी तक इंडियन हिस्ट्री के अंदर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अभी तक इम्पीच नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर उसके बाद पावर और जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, ठीक है, द पार्लियामेंट कैन ओनली एड टू द पावर्स एंड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट कैन नॉट कर्टेल दम। मतलब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को सिर्फ बढ़ा सकता है, कर्टेल किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। पावर कल को इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन पावर को कर्टेल करना चाहें, कम करना चाहें, वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का डिस्कशन पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर नहीं हो सकता, या उनकी ड्यूटीज या वो जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ों से आप ये प्रूव होता है कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश द पर्सन ऑफ देयर कंटेम्प्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, ठीक है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उनको वो पनिश कर सके, ठीक है। तो ये पावर है, तो इससे ये प्रूव होता है कि दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर जुडिक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या कितनी जुडिक्शन और कौन कौन से पावर्स हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केसेस कॉल्ड जुडिक्शन। जुडिक्शन का क्या मतलब होता है, दायरा, एक तरह से दायरा, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस को सुन सकता है, किस तरह के केसेस को सुन सकता है और क्या डिसाइड कर सकता है, उसको अपन बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास द सुप्रीम कोर्ट हैज द 3 टाइप ऑफ जुडिक्शन, नेमली ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी, ठीक है। रिट जुडिक्शन भी होती है लेकिन मेनली 3 टाइप की। और आप एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट में आगे आपको बताऊंगा वैसे, कि
अभी एक रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिट जुडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, तो बच्चों ने टिक लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा होता है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन बड़ी होती होगी, तो इसलिए उस क्वेश्चन पे उन्होंने गलत टिक कर दिया। एक चीज मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो रिट जुडिक्शन होती है वो हाई कोर्ट की वाइडर होती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है वो ना केवल फंडामेंटल राइट्स के केसेस को प्लस अदर टाइप की रिट को भी जो है वो एंटरटेन कर सकता है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट वो सिर्फ जो 5 रिट्स मैंने आपको बताई थी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और इस तरह की जो 5 रिट्स, उनके अलावा और रिट्स को जो है वो एंटरटेन नहीं करता है। फंडामेंटल राइट्स जब आपका वायलेट होता है तो आप नॉट ओनली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन अदर केसेस में यू कैन नॉट अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, यू हैव टू गो थ्रू द फेसेस ऑफ लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट जो है अदर रिट्स, अदर पिटिशंस को भी एंटरटेन करता है, इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि द रिट जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन पहली जुडिक्शन की, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, ठीक है। देयर आर द सर्टेन केसेस व्हिच फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट मीन्स ऑल सच केसेस बिगिन एंड ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। मतलब ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब यह है कि इस तरह के जो केसेस होंगे उनका एक्सक्लूसिव जो पावर्स है उनको सुनने का या उनके ऊपर फैसला देने का वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। इट ऑल्सो मीन दैट सच केसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड एनी अदर कोर्ट। इसका मतलब ये भी है कि इस तरह के जो केसेस होंगे वो किसी और कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनमें इस तरह के केसेस की सुनवाई पहले नहीं होगी, डायरेक्टली इनिशिएशन जो स्टार्ट होगा, जो जुडिक्शन पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। द केस और डिस्प्यूट्स कम अंडर द ओरिजिनल आर गिवन बिलो। कौन कौन से डिस्प्यूट्स जो हैं वो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वन अदर साइड एंड 2 और मोर स्टेट्स ऑन अनदर साइड। जब भारत सरकार की किसी एक राज्य या दो से अधिक राज्यों के साथ अगर किसी मुद्दे के ऊपर डिवीजन ऑफ पावर पे लेके या किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर इफ देयर इज फाइट, तो दैट व्हाट वी कॉल that case would be exclusively reserved by the Supreme Court. Only Supreme Court has the power to give the judgment on that particular disputed matter. Means when central government and one state or 2 or more states have a state of confusion in between their powers or in between their jurisdiction powers, that particular case is being exclusively reserved by the Supreme Court of India only, right? Then the second case is डिस्प्यूट बिटवीन द 2 एंड मोर स्टेट्स, ठीक है, 2 या 2, जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, अगर आपस में कल को यूपी और बिहार का कोई फाइट हो रहा हो, या सपोज मान लीजिए हिमाचल और जम्मू कश्मीर का कोई फाइट हो रहा हो, केरला या तमिलनाडु का कोई फाइट हो रहा हो, आंध्रा या कर्नाटका का कोई फाइट हो रहा हो, तो ऐसे केसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और दैट पावर कम्स अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाउएवर दिस जुडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग सिचुएशन। ओरिजिनल जुडिक्शन ऐसे केसेस में एक्सटेंड नहीं होती है। क्या? ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वीनियंट एंगेजमेंट एंड सनद ऑफ द अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड द सेड जुडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द सेड डिस्प्यूट। मतलब डिस्प्यूट जो है वो इस तरह के किसी भी विवाद से संबंध नहीं रखता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई प्री ट्रीटी कर रखी हो या कोई एग्रीमेंट हो या कोई इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हो डिसीजन का, तो वैसे केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो डिस्प्यूट अराइज होंगे, ठीक है, आउट ऑफ एनी ट्रीटी, किसी भी ट्रीटी समझौते की वजह से, किसी भी एग्रीमेंट की वजह से, एंड विद स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द सेड जुडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द सच डिस्प्यूट, तो ये जो जुडिक्शन है ये ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आएगा। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वो भी ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन के पास कोई मैटर गया है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब फाइनेंस कमीशन ने तो ये बोल दिया कि जो है डिवॉल्यूशन टैक्स के अंदर जम्मू कश्मीर को 1% ज्यादा पैसा मिलेगा, हिमाचल को कम मिलेगा, तो ऐसा केस लेके आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, उसमें ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस हैं, पेंशंस है, सैलरी से रिलेटेड कोई चीज है स्टेट या सेंटर के बीच में, उस केस में भी आप नहीं जा सकते। ऑर्डिनरी कोई कॉमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट है, उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट
तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ओरिजिनल जुडिक्शन का मामला है, ठीक है। किसी तरह का रिकवरी या डैमेज हो रहा है किसी केस से, उस केसेस में भी आप नहीं जा सकते। सो ये सारे जो है पार्ट्स हैं जहां पे दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। आपको मैंने बताया 2 या 2 से अधिक स्टेट या सेंटर के साथ कोई अगर स्टेट का कोई अगर मान लीजिए कोई फाइट है, उस केसेस में ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, बाकी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई उस केसेस में नहीं होता है। फिर रिट जुडिक्शन की बात अपन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एम्पावर टू इशू द डायरेक्शन ऑर्डर ऑफ द रिट्स। सुप्रीम कोर्ट एम्पावर है टू इशू द डायरेक्शन द ऑर्डर ऑफ द रिट्स इंक्लूडिंग इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सेरिटोरी, इन्फोर्स देम। ये मैं आपको कल की क्लास में आपको बता चुका हूं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। एक बार आप पीछे जाके रिवाइज कर लेना कि इनका क्या क्या मतलब होता है। एंड द एग्राइव्ड सिटीजन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, नॉट एज द वे ऑफ अपील। मतलब ये अपील के माध्यम से नहीं जा सकता रिट जुडिक्शन में। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, हाउएवर दिस जुडिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट। रिट जुडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी रिट जुडिक्शन को इशू करने की पावर होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट जुडिक्शन को इन्फोर्स नहीं करवा सकता है, लागू नहीं करता है, हाई कोर्ट भी रिट जुडिक्शन को लागू कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट, द रिट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इवन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लीगल राइट्स। जो बाकी लीगल राइट्स होते हैं उनके लिए भी हाई कोर्ट जो है, मैं आपको बताया पहले ही, जो है हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है रिट्स को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है कैन ओनली इशू व्हेन द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। जब आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अगर कोई वायलेट होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में रिट जुडिक्शन फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अगर कोई लीगल राइट आपका वायलेट हो रहा है तब भी आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब लीगल राइट का स्कोप बहुत वाइड होता है। अब लीगल राइट में क्या क्या चीज आएंगी, ठीक है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद अपील जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया रिट जुडिक्शन हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया, फिर एक होता है एपिलेट जुडिक्शन। एपिलेट जुडिक्शन में क्या है, इट अपीयर्स दैट अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट इट एंजॉयज द वाइड एपिलेट जुडिक्शन। बहुत वाइड इसके पास पावर्स है। मतलब अगर मान लीजिए एक आदमी है, वो अपना केस लड़ना स्टार्ट करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, सबऑर्डिनेट में केस हार गया, फिर जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे भी हार गया, फिर अपील लगाएगा हाई कोर्ट में, मान लो वहां से भी हार गया, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये नहीं कि हर जगह यहां हार रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। यानी कि यहां पे जो भी पार्टीज, एग्राइव्ड पार्टीज जो भी डिफीट होती हैं, दे कैन री अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू रीथिंक अबाउट द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है एपिलेट जुडिक्शन, ठीक है, कि आप जो है अपील कर सकते हो, ठीक है, जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनके ऊपर या लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अपील्स इन द सिविल केसेस के अंदर भी कर सकते हो, क्रिमिनल केसेस के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, मैरिज से रिलेटेड केस है, मनी से रिलेटेड केस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से रिलेटेड केस है, उनको सिविल केसेस में गिना जाएगा। प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सर्विस है किसी भी प्रकार की, उसको अपन सिविल केसेस में मानते हैं। इफ अ सिविल केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल पोटेंशियल ऑफ लॉ एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस नीड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, एन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए किसी भी सिविल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस केस के अंदर इस तरह का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल सब्सटेंशियल पॉइंट है जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है फैसला देना, तब ऐसे केसेस के अंदर हाई कोर्ट से आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केसेस में अपन देखते हैं, अर्लियर द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ सच सिविल केसेस वाज ₹20,000 बट आफ्टर अकॉर्डिंग टू 30th अमेंडमेंट ऑफ 1972 देयर इज नो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेकिंग सिविल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले तो ये था कि अगर 20,000 से ऊपर का कोई मामला है, फाइन वाइन का या कोई केस है, तभी आप जा सकते थे। लेकिन ये उसके बाद में जो 1972 में 30वां संशोधन हुआ संविधान में, उसके बाद में इस
शर्त को भी हटा दिया, इस कंडीशन को भी हटा दिया। ठीक है, अब कोई मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल इज इन्वॉल्व, अपील मे बी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर लगता है कि इस तरह का कोई सब्सटेंशियल सब्सटेंस है जिससे कि जो कि दैट इज वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वी कैन अप्रोच। फिर अपील है, क्रिमिनल केसेस में भी जा सकते हैं, जब मर्डर हो गया, कोई किसी का खून हो गया, मतलब XYZ, जहां पे किसी की जो है लाइफ के ऊपर थ्रेट हो, ऐसे केसेस में क्रिमिनल केसेस को अपन कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट, इफ अ हाई कोर्ट सेट्स असाइड अपील और एन ऑर्डर ऑफ acquittal passed by the lower court and awards a death sentence to the accused, he may bring an appeal to the Supreme Court by right. उसका जो है, अगर मान लीजिए क्रिमिनल केस में अगर किसी पार्टी को मान लीजिए हाई कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस जो है अवॉर्ड कर देती है, डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करती है, तो वो पार्टी का राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उस फैसले को चैलेंज करने का। तो आप देख रहे हो हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, ये कितना, एक तो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है ही है, उसके अलावा हम लोग बोथ पार्टीज को, जिसने क्राइम किया है उसको भी पूरा हक है अपना शिकायत कराने का, और जिसने क्राइम किया है उसका भी पूरा हक है अपने बात को रखने का। बोथ पार्टीज हैव द राइट इन इंडिया। ठीक है। सेकेंडली, एन अपील कैन ऑल्सो बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट विथड्रॉज अ केस। ठीक है, अगर सेकेंडली अपील तब भी हो सकती है मेड टू द सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट विड्रॉ कर लेता है ऐसे केस को फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, डिक्लेयर्स द अक्यूज्ड गिल्टी एंड अवॉर्ड्स द डेथ सेंटेंस। ठीक है, जब मान लीजिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट डायरेक्टली वो मामला को ले ले और उसके बाद उसको डेथ पेनल्टी का अवॉर्ड कर दे, तो ऐसे केसेस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको ले सकती है, उस केस को एपिलेट जुडिक्शन के अंदर। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑल्सो अपील कैन बी मेड एज द मैटर ऑफ राइट विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। अच्छा, ये जो अपील जो है, अपील का जो राइट है, ये एक्चुअली एक नेचुरल राइट है सिटीजन्स के पास सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के लिए। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। उसके बाद अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट सच स्पेशल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बट ओनली इन द रेयर केसेस, रेयर केसेस में देता है। फिर अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इज नाइदर सिविल नॉट कंसर्निंग द क्राइम, इट इज अ केस ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। जैसे आपने देखा था ना, मैं आपको बताया था भाई LIC केस में कुछ हुआ था, केशवानंदी भारती केस में कुछ हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट का कुछ अलग मानना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम टू टाइम डिफरेंट लोग इंटरप्रिटेट करते रहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आदमी के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं वो ना तो सिविल केसेस होते हैं ना क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की जाती है कि कैसे जो है जजेस अपने अपने तरह से या लोग अपने अपने तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो वैसे ही इंटरप्रिटेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट लोगों के पास पावर है दैट दे कैन अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एज वेल, राइट। सो हाई कोर्ट मतलब जहां पे कोई सब्सटेंशियल लगे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनना जरूरी है फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ऐसे केसेस में पीपल कैन फाइट। ठीक है, फिर अपील बाय द स्पेशल लीव से भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रांट टू एनी जजमेंट फाइनल एंड इंटरलोकेटरी, इट कैन बी रिलेटेड टू द एनी मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो या रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर हो, सारे केसेस में एपिलेट जुडिक्शन जो है वो काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिक्शन होती है जहां वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, जब प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से किसी पर्टिकुलर मैटर में कि भाई हम जो है आपसे इसका ओपिनियन जानना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि आप एक बेंच बनाइए और आप हमें बताइए कि इसके ऊपर क्या जो है हमारी सोच होनी चाहिए, ये आता है आर्टिकल 143 के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरीज ऑफ द मैटर। पहला, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और द फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइज और विच इज लाइकली टू अराइज। अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई केस है तो ऐसे केस में एडवाइजरी जुडिक्शन लागू कर सकता है। दूसरी बात, कोई इस तरह का डिस्प्यूट हो जो कि दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्री ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो,
कोई कोविनियंट हो, कोई इंगेजमेंट हो, या कोई इस तरह का अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसे केसेस में भी। एंड द कोर्ट में रिफ्यूज टू गिव इट्स एडवाइस ऑन द फर्स्ट मैटर वाइल इट इज बाउंड टू एडवाइस ऑन द सेकंड मैटर। ऐसे केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट जो है मना कर सकता है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है एडवाइस देने के लिए एडवर्सरी जुडिक्शन के केस में, लेकिन सेकंड केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता एडवर्सरी जुडिक्शन के लिए। इन द केस एडवाइस द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। जब एडवाइस दे देता है तो जो कोर्ट की एडवाइस होती है, द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट होता है, वो सेंट होता है टू द प्रेसिडेंट। ही मे और ही मे नॉट एक्सेप्ट इट। The advice of the court is not binding on the president. So far, whenever the court has given the advice, the president always accepted. जब प्रेसिडेंट मानता है एडवाइस, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट का सोल पावर होता है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। ठीक है, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे, ठीक है, लेकिन आज तक जब भी अभी तक हिस्ट्री में देखा गया है, जब भी प्रेसिडेंट ने मांगी है एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इन द फॉर्म ऑफ एडवर्सरी जुडिक्शन, हमेशा जो है प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस पे बाउंड हुए हैं वो, क्योंकि जब माननी नहीं होगी तो वो पूछेंगे क्यों। गॉट माय पॉइंट। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो खुद का एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जहां उसके खुद के जो रिकॉर्ड होते हैं जजमेंट्स को, प्रोसीडिंग्स को, और हाई कोर्ट्स फॉर द टेम्परेरी परमानेंट रिकॉर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को जो है डिस्कस करते हो या उसकी अवहेलना करते हो या उसके खिलाफ कुछ बोलते हो, तो दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कोर्ट। मीन द पावर कैन बी एक्सरसाइज इवन इन द केस ऑफ कंटेम्प्ट हैज बीन शोन टुवर्ड्स द हाई कोर्ट और द ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट। सिर्फ जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आपको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और ट्रिब्यूनल के पास भी होती है ये पावर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की, जिसमें आप सजा दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, वाइल द बेसिक आइडिया ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ लॉ इज टू पनिश दोज। बेसिक आइडिया क्या है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का? द बेसिक आइडिया ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉ इज टू पनिश दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करे। इन द इंडियन कंटेक्स्ट द कंटेम्प्ट इज ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच दैट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफेयर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। यहां पे इंडिया में सिर्फ आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तभी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर शू नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी अपनी स्पीच के अंदर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अगर उसकी साख को गिराते हो आप, ठीक है, तब भी जो है, या फिर आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी प्रकार की इंटरफेरेंस करते हैं, वेदर लेजिस्लेटिव वेदर एग्जीक्यूटिव, तब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि दैट दे कैन सू यू अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो दैट कैन बी इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। सिविल वाला मैंने आपको बताया था सारे मामले, और क्रिमिनल जो है वो भी आपको मैंने बताया था। फिर जुडिशियल रिव्यू की हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 32 जिसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आर्टिकल 136 एंड 142 147 में इसकी इनडायरेक्टली बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट के ऊपर दोबारा से रीथिंक करे। जैसे आर्टिकल 13 में क्या था, आर्टिकल 13 में क्या था कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, इस तरह का कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए, किसी एक्ट के थोड़ा कैसा भी कोई कानून हो जो कि अगर फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, ये पावर होता है जुडिशरी के पास कि वो रिव्यू कर सके अपना ही किसी ऑर्डर को, या फिर किसी लेजिस्लेचर के ऑर्डर को, या किसी एग्जीक्यूटिव विंग के ऑर्डर को, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी वो चेक करते हैं कि वो कहीं किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को या उसके किसी राइट को चैलेंज तो नहीं कर रहा है। बस इतना सिंपल सी बात है, इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जब खुद जजेस चेक करते हैं कि कोई इस तरह का कानून तो नहीं लाया गया है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा, या हमने कोई इस तरह का कोई फैसला दिया है, वो उसको भी चेक करते हैं, अपने दिए हुए फैसले के ऊपर भी चेक करते हैं वो, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द एक्सटेंसिव जुडिक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल रिव्यू कैन बी defined as the doctrine under which legislative executive actions are subject to review by the judiciary। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, it is generally considered as the basic structure। ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में
जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। जो केशवानंदी भारती केस के अंदर जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला, कहने का मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज नहीं कर सकती। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ठीक है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सब उसका पार्ट है ना। तो ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे गोलकनाथ केसेस में भी देखा, बैंक ऑफ नेशनलाइज इन प्राइवेट पर्स केस में, मिनर्वा मिल केस में, एज द कोर्ट हैव वाइड पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दीज पावर्स हैव टू बी एक्सरसाइज विद ग्रेट कॉशन एंड कंट्रोल, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर उसके बाद हम देखते हैं जुडिशियली एक्टिविज्म। जुडिशियली एक्टिविज्म का क्या मतलब है? इट कैन बी डिफाइंड एज द फिलोसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन वेयर मेकिंग वेयर जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज रिगार्डिंग अ पब्लिक पॉलिसी इंस्टीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशियली एक्टिविज्म का मतलब है जहां जजेस एक्टिव होते हैं, मतलब वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली बात नहीं करते, जहां वो अपना, जिसे कहते हैं अपने पर्सनल व्यूज भी किसी पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है जब वो रखते हैं, उसको, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं जुडिशियली एक्टिविज्म, ठीक है। हिंदुस्तान में इस तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म इतना प्रचलित नहीं है अभी, ठीक है। जुडिशियल रिव्यूज देयर, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज देयर, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज देयर, integrated judiciary is there, but judicially activism in the context of India in particular we are talking about, when we talk about that judicial activism, it is not so, what we call the practice which is very much appreciated, right? What is judicial activism positives? Uphold the constitutional morality. It upholds the constitutional morality. An important case which employed this concept in an innovative manner was Naj Foundation case, which used the concept of constitutional morality, strike down the section 377 of the Indian Penal Code and decriminalize the homosexuality. जब सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए या ट्रांसजेंडर्स के जो पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए, तो वैसे केसेस के अंदर आप ये देख सकते हो कि जुडिशियली इज सीन एज द एक्टिव जुडिशरिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटिव लैक्स द पॉलिटिकल द गम्पशन एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। जैसे ट्रिपल तलाक 2017 वाज बैन बाय द अल्ट्रा वायर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, ठीक है, ताकि फंडामेंटल राइट्स उनके वायलेट ना हो मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि उनको उनके ट्रिपल तलाक को वायलेट कर दिया ना, उसको अभी तो क्रिमिनल बना दिया है ट्रिपल तलाक को, ठीक है। अगर आप कोई ट्रिपल तलाक देगा तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, बिकॉज दैट वाज वेरी मच नेसेसरीज, क्योंकि दैट वाज अगेंस्ट टू द डिग्निटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव लैक्स द पॉलिटिकल गम्पशन। जस्टिस चंद्रचूड़ व्यू in the Sabrimala judgment that held that women should be allowed entry in the Sabrimala temple against the popularly held religious beliefs, ठीक है। तो कई बार इस तरह के जुडिशियल एक्टिविटीज्म से इस तरह के फैसले भी आ जाते हैं, जो सबरीमाला का जो केस हुआ था, ठीक है, बट वाज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड केस। तो इससे सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये एक पावर रहती है कि हमेशा वो सिर्फ जो संविधान में लिखा है उसके बियॉन्ड भी जाके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कई बार वो इस तरह के फैसले ले सकें, ठीक है। फिर विसल ब्लोअर एक्ट है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो था वो उन लोगों को बचाना, ठीक है। तो दिस वाज also was the part of that. Now at last we will discuss the important some questions regarding the Supreme Court जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। मैंने 2-4 क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है उनको सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्रोविजन क्या है जिससे कि इंडिपेंडेंसी और सेफगार्ड बनी रहे सुप्रीम कोर्ट की। While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult with the Chief Justice of India. ठीक है, ये हो सकता है। The Supreme Court judge can be removed by the Chief Justice of India only. Supreme Court का जज can be removed by the Chief Justice of India only? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव करती है? पार्लियामेंट। बताया था मैंने आपको। तो ये तो आप इसको गलत कर दोगे। तो जब अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करते हो तो आपको ये तो पता चल गया कि डी तो बिल्कुल नहीं होगा,
फिर उसके बाद देखते हैं सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। अच्छा, हो सकता है ये भी नहीं पता हो आपको। फिर उसके बाद देखते हैं ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड द स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, अपॉइंटमेंट्स जितने भी होते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अपने खुद करता है। तो जहां जहां चार हैं वो गलत कर दो, मैंने आपको बताया था इसी स्लाइड में। मैंने जो जो आपको पढ़ाया है वो इसी पढ़ाए हुए से ही सारे क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। यस, while appointing the Supreme Court judge, the President of India has to consult with the Chief Justice of India। मैंने बताया तो था कोलिजियम सिस्टम से डिस्कस करता है, और कोलिजियम के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट तो सही हो गया। विदाउट चीफ जस्टिस के थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद जो सैलरीज होती हैं जजेस की वो चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस किया था, विच इज द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। ठीक है, फिर उसके बाद में विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल। अच्छा, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विद अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। देखो, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है? पुलिस कस्टडी का मतलब होता है जब मजिस्ट्रेट के पास में उसको पेश नहीं करते उससे पहले जब पुलिस की कस्टडी में होता है तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जब जो प्रिजनर जो है वो किसी मजिस्ट्रेट की कस्टडी के अंदर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। यस, एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल। नहीं, वो ये ऑप्शन फर्स्ट वुड बी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली सेकंड। ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द, जब जुडिशियली कस्टडी में आदमी होता है तो पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं होती है कि उसको आप इंट्रोगेशन कर सकते हो। अगर इंट्रोगेशन करना है तो वो आपको मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से लेके ही करना होगा। तो इसमें द करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ओनली। गॉट माई पॉइंट। फिर विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India। मैंने आपको बताया था ये हो सकता है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट डज। अब देखो, वैसे तो 228 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है और 126 में ये पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 126 में। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग इसको गलत बताया उन्होंने। अब उन्होंने क्यों गलत बताया उसको आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ फर्स्ट को माना है कि कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है कॉल्ड बैक टू सिट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द इंडिया। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी, 1 एंड बोथ, लेकिन यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर था 1। ठीक है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड टू द लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। जो बेस्ट सेफगार्ड करता है लिबर्टी को एक लिबरल डेमोक्रेसी में। कमिटेड जुडिशियरी हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये तो लिबरलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्ड इटसेल्फ इज ए नेगेटिव कैनोटेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जरूरी नहीं है कि लिबरल डेमोक्रेटिक को प्रमोट करे, ये भी गलत। सेपरेशन ऑफ पावर, जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, और जब ये आपस में तीनों इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी नोन एज द लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द हाई कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स एंड द अदर वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।